नमस्कार दोस्तों, उड़ान जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम आज फोर्थ ग्रेड में महत्वपूर्ण जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे और जो फोर्थ ग्रेड में आने वाले एग्जामों में उपयोगी है उनका आंकलन करेंगे। जो आने वाली परीक्षा में है सिलेबस के अनुसार यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनका वर्णन हम करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला और काला। तो इसका राइट आंसर होगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला। अगला क्वेश्चन है, आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का लघुतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। और अगला, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की दीर्घतर तरंग का प्रकीर्णन। तो आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का लघुतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। किसके कारण? लघुतर, दीर्घतर से नहीं, लघुतर तरंगदैर्ध्य से। तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। सूर्य से आने वाले प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है। इसमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती है, जो इस प्रकार है: बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इनमें बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम तथा लाल का सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए ही पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस अणुओं, धूल कणों इत्यादि आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इस प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। किस कारण? जो प्रकीर्णित होता है ना ये रंग, इसी के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र में पानी के नीले होने का कारण है जल अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़ने अन्य रंगों का अवशोषण, जल अणु द्वारा नीले आकाश का प्रकीर्णन, जल अणु द्वारा नीले आकाश का परिणमन, समुद्र जल की अशुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन, समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन, समुद्र के द्वारा नीले आकाश का परावर्तन। तो इसका राइट आंसर समुद्र नीला होने का कारण है समुद्र जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। वी क्या देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तथा इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्योंकि जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा सफेद, गुलाबी, नीला और काला। पुलिस कांस्टेबल 2011 में पूछा जा चुका। तो इसका राइट आंसर होगा काला। कौन सा होगा? काला। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सूरज का प्रकाश किसी चीज पर पड़ता है तो प्रकाश तो परावर्तित हो जाता है और कुछ उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता। अगर कोई चीज ऐसी हो जो प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित कर ले तो वे काली दिखाई देने लगती है, जबकि अन्य एक ठोस
और चमकीली चीजें प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट कर देती है। विज्ञान के अनुसार काले रंग वास्तव में कोई रंग नहीं है, बल्कि जो चीजें सूर्य के प्रकाश को पूर्ण अवशोषित ऑब्जर्व कर ले वे काली दिखती है। बरसने वाले बादलों में पानी का असंख्य छोटे छोटे बूंद होती है। ये बादल काफी घने होते हैं। ये बादल सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। ये बादल पानी के ऐसे छोटे बूंदे बादल पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए बादल हमें काले दिखाई देते हैं। प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। RPSLDC 2014 में पूछा जा चुका है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है। लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। किसकी? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। अगला इसकी व्याख्या देखिए। प्रकाश का रंग आवृत्ति से सर्वाधिक संबंधित होता है। बैंगनी में उच्चतम आवृत्ति सर्वाधिक विचलन और प्रकाश के दृश्यमान रंगों की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है, और लाल की सबसे कम आवृत्ति न्यूनतम विचलन और प्रकाश की दृश्यमान रंगों की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य है। सोडा लाइम कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 है, जिसका अर्थ है यह कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 1.5 गुना अर्थात 1/1.5 बराबर 2/3 हो जाता है। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? लाल, बैंगनी, हरा, नारंगी। तो इसका राइट आंसर होगा बैंगनी। बैंगनी की चाल कांच में न्यूनतम होती है। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो अभी आपने पूछा होगा लाल रंग, अभी क्वेश्चन आया था। ये जेल प्रेरी 2018 में आया था। यही क्वेश्चन 2011 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। इंद्रधनुष में होता है। गलत कथन का चयन कीजिए। क्या कीजिए? गलत कथन का चयन कीजिए। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश इंद्रधनुष में होता है। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रूप में बैंगनी प्रकाश पृथ्वी और इसका वक्रता झुकाव आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग में रूप में लाल प्रकाश। आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर तथा बैंगनी रंग सबसे भीतर होता है, पर जल में विकिरणों का 2 बार परावर्तन हो तो ऐसा इंद्रधनुष भी बनना संभव है, जिसमें वक्र का बाहरी वर्ण बैंगनी रहे तथा भीतरी लाल। इसे द्वितीय इंद्रधनुष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? क्या है? इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नीला, हरा और पीला। कौन सा होगा? नीला, हरा और पीला। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब श्वेत अथवा अन्य मिश्रित प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, अतः निर्गत प्रकाश को देखा जाए या पर्दे पर लिया जाए तो इन रंगों की एक रूपरेखा तैयार या प्राप्त होती है, जिसे वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का संयोजन विबग्योर होता है। वी का अर्थ होता है वोलिट,
जिसे बैंगनी कहते हैं। आई का अर्थ होता है इंडिको जिसे जामुनी कहते हैं। बी का अर्थ होता है ब्लू जिसे नीला कहते हैं। जी का अर्थ होता है ग्रीन जिसे हरा कहते हैं। वाई का येलो जिसे पीला कहते हैं। ओ का ऑरेंज जिसे नारंगी कहते हैं। और आर का मतलब रेड होता है जिसे लाल कहते हैं। इसमें विबजियोर बेंजीना ही पीला नाला के नाम से भी याद कर सकते हैं। बेंजीन नीहा पीला के नाम से याद करते हैं, जिसमें लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग कोनों में होता है सफ़ेद, बीच में होता है मैजेंटा, विकर्ण के मध्य होता है पीकॉक और नीला पीला होता है। नीले, हरे और लाल रंगों की प्राथमिकता रंग तथा पीला, मैजेंटा, पीकॉक, ब्लू आदि को द्वितीयक रंग कहा जाता है। जो दो रंग परस्पर मिलने से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें पूरक रंग कहते हैं। पीले रंग को माध्य रंग माना जाता है। चित्र में प्रदर्शित रंग त्रिभुज से हमें विभिन्न रंगों का मिश्रण ज्ञात कर सकते हैं। अतः रंग त्रिभुज से लाल प्लस हरा बराबर पीला, लाल प्लस नीला से मैजेंटा, हरा प्लस नीला से पीकॉक ब्लू, हरा प्लस मैजेंटा से सफ़ेद और लाल प्लस पीकॉक ब्लू से सफ़ेद, नीला प्लस पीला से सफ़ेद। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकाश के परिघटना के द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटन वर्णों में होता है? शीर 2023 में पूछा जा चुका है। किस प्रकाश के परिघटना के द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है? अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलन होता है? न्यून विचलन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नारंगी। नारंगी कौन सा रंग होगा? नारंगी। यदि लाल गुलाल को हरा प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा। यदि लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा, कौन सा रंग होगा? काला। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है वे काली दिखाई देती। इसीलिए जब लाल गुलाब को हरे से प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को अवशोषित कर लेता। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक जेनेटिक कहा गया है? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक कहा गया? गेगर मेंडल, सी कोरनेस, एच जे मुलर, डब्ल्यू बेस्टन। तो इसका राइट होगा डब्ल्यू बेस्ट। आनुवंशिक लक्षणों दर पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की गतिविधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी जेनेटिक कहते हैं। डब्ल्यू बेटसन, विलियम बेटसन क्या कहते हैं? विलियम बेटसन ने 1905 से 6 में प्रथम जेनेटिक अथवा आनुवंशिकी जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया। आनुवंशिक के जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिक के पशुधन सहायक 2000 एलडीसी 2018 ये पूछा जा चुका है। आनुवंशिक के जनक किसे कहते हैं? ये तो आपको पता है, जीजे मेंडल, गेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिक का नियम गेगर जॉन मेंडल ने वर्ष 1866 में प्रतिपादित किया था, इसीलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को चुना था। ज्ञात है कि जीन जीवित प्राणियों की आनुवंशिक इकाई होती। जीन शब्द की खोज डब्ल्यू.एल. जॉनसन ने की थी। तो जीन शब्द की खोज किसने की थी? डब्ल्यू.एल. जॉनसन ने की थी। वंशागति के नियम को देने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए। वंशागति
के नियम को देने वाला ये भी है गेगर जॉन मेंडल। किसने दिया था? गेगर जॉन मेंडल ने। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या ही होती है, तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, ये तो आपको पता है। क्रोमोसोम ये रही, इनकी व्याख्या देखिए। गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण वोल्डेर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुषों में समान और अपने अपने समजात होते हैं। इन समजात गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न होते हैं, जिसे विषमजात गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। लिंग निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY एलोसोम पाए जाते हैं। जब X क्रोमोसोम का युग्मन होता है तो इससे बनने वाली संतान लड़की होती है और XY क्रोमोसोम के युग्मन से लड़का होता है। एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः एक X क्रोमोसोम होता है। इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः कौन सा क्रोमोसोम होता है? X। गुणसूत्र कोशिका के अंदर में धागे के आकार की भांति होते हैं। गुणसूत्र ही आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतान में युग्मकों के माध्यम से स्थानापन्न करते हैं। मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है। इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव गुणसूत्र के कितने युग्म पाए जाते हैं? कितने युग्म पाए जाते हैं? 23। कितने? मनुष्यों में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? ऑटोसोम के मतलब 2। मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? 22। 2 नंबर होगा। एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक X क्रोमोसोम। अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः होता है X क्रोमोसोम। कौन सा होता है? X क्रोमोसोम। एक मानव काय की कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। एक मानव काय की कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 46। मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? XX XY। किस पर? XX XY। एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र का गठन होता है। एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र का गठन होता है 44 + XY। कौन सा होता है? 44 + XY। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, तो पुरुष में तो होते हैं 44 + XY, महिला में तो 44 + X। अर्धसूत्री विभाजन 22 + X 22 + Y 22 + X 22 + X। इसमें 44 पुत्री होगी XX यदि पिता से मिलेगा माता को, यदि XX पुत्री होगी, और यदि XY मिलेगा तो पुत्र होगा और XY मिलेगा तभी पुत्र होगा। मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में अलिंग गुणसूत्रों की तो संख्या 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? बताइए कमेंट में। 1 2 3 और 4। कितने पाए जाते हैं? 2। नर के लक्षण देने वाले गुणसूत्र है। नर के लक्षण गुणसूत्र है Y। नर का कौन सा गुणसूत्र होगा? Y। शिशु का लिंग निर्धारण माता तथा पिता दोनों के गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है। पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और माता समजात गुणसूत्र में XX पाए जाते हैं। जब युग्मज माता के X तथा पिता के X से मिलकर XX का बनता है तो संतान लड़की, और जब युग्मज माता के X तथा पिता Y से मिलकर XY बनाता है तो संतान लड़का पैदा होती है। एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है। एक सामान्य बालिका शिशु अपना X गुणसूत्र प्राप्त केवल अपने पिता से, केवल अपनी माता से, अपने माता पिता दोनों से।
तो किससे बढ़ती है? माता और पिता दोनों से। लड़का होगा या लड़की निर्भर करता है पिता पर। किस पर? पिता पर। मानव में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र वंश होता है, यह विकसित हुआ लड़की। तो किस मानव में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक्स होगा तो कौन सी होगी? लड़की होगी। कौन सी होगी? लड़की होगी। मानव जाति के बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? माता से आने वाले एक्स गुणसूत्र, पिता से आने वाले वाई गुणसूत्र, पिता से आने वाले सभी गुणसूत्रों द्वारा, पिता से आने वाले एक्स तथा वाई गुणसूत्र द्वारा। तो ये आंसर होगा। जीवों में आनुवांशिकी लक्षण संतान में पाए जाते हैं। जीवों में आनुवांशिकी लक्षण संतान में पाए जाते हैं। तो किसके? राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमोसोम के द्वारा। आनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्रों क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाई को सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई को न्यूट्रॉन तथा संयोजन की इकाई को रेकॉन कहते हैं। निम्नलिखित आनुवांशिकी इकाई है। कौन है? डीएनए, जीन, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड। तो कौन है? जीन है। आनुवांशिकी इकाई क्या? जीन है। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वह अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन आनुवंशिक की मूलभूत शारीरिक इकाई अर्थात इसी से हमारे आनुवंशिक विशेषता की जानकारी होती है। जैसे हमारे बालों का रंग क्या होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, या इससे कौन सी बीमारियां हो सकती है। सेंट्रल डोग्मा खाली जगह से खाली जगह आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संबंधित करता है। सेंट्रल डोग्मा खाली जगह डीएनए से प्रोटीन आनुवंशिक जानकारी हस्तांतरण को संबंधित करती है। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित कब किया था? सन 1953 में। कब किया था? 1953 में। डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया था। डीएनए दो परस्पर जुड़ी सर्पिल कुंडलीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का सूत्र है। एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्त स्प्रिंग की भांति एटकर द्विकुंडलीन संरचना होती है। द्विकुंडलीन का प्रत्येक कुंडल 3.4 एंगस्ट्रॉम लंबाई में फैला होता है। इसके लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य गुणसूत्र बना होता है। मनुष्य गुणसूत्र बना होता है तो द्विसूत्री डीएनए से। किससे? द्विसूत्री डीएनए से। कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थर्ड डीएनए है तो कौन सा होगा? गुणसूत्र। अंतरावस्था केंद्र में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूटोनियन प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्था व विभाजन के समय केंद्र के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन में आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्र 23 जोड़ों में बिखरा होता है। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में ही दिखाई देते हैं। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं तो कौन कौन सम्मिलित होते हैं? डीएनए, आरएनए व हिस्टोन। कौन हो सकते हैं? डीएनए, आरएनए व हिस्टोन। डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है। कौन सा होता है? धनात्मक। कौन सा होता है? धनात्मक।
असीम केंद्र की जैसे ई कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेशित कुछ प्रोटीन धनात्मक आवेश बनकर एक जगह पर स्थित होते हैं, जिसे केंद्रक आप न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। असीम केंद्रिक की सुकेंद्रिक में यह संरचना और काफी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटोनों का समूह होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन व ओरिजिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? कौन सा आरएनए? टीआरएनए। स्थानांतरण आरएनए, इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। ये 75-80 न्यूक्लियोटाइड वाले सबसे छोटे आरएनए के अणु होते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के कुल भार का 10 से 15% टीआरएनए होता है। टीआरएनए कार्य, इसकी मुख्य भूमिका प्रोटीन संश्लेषण में अधिक आनुवंशिक कूट की पहचान कर अनुरूप अमीनो अम्ल का राइबोसोम तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, भूरे कोट रंग के जीन बी सफेद कोट के रंग के जीन को बी भूरे कोट रंग के जीन वे बी सफेद कोट रंग के जीन को प्रतिनिधित्व करता है। बीबी संस्करण में सभी संतति भूरे कोट की उत्पन्न होती है। इस संस्करण से किन आनुवंशिक सिद्धांत की व्याख्या होती है? तो किस आनुवंशिक सिद्धांत की? तो प्रभाविता का नियम होगा ये। तो टीआई प्लाज्मोडियम जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है बैसिलस थ्यूनेजेंसिस से, एस्चेरिचिया इकोलाई से, एगोबैक्टीरियम राइजोजिनेंस से या एगोबैक्टीरियम टुमोफिलस से। तो इसका राइट आंसर होगा टीआई प्लाज्मिड जो आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है एगोबैक्टीरियम टुमोफिलस से। किससे होता है? एगोबैक्टीरियम टुमोफिलस से। एगोबैक्टीरियम टुमोफिलस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले विशिष्ट प्लाज्मोडियम जो कि द्विबीजपत्री पौधे में संक्रमण पश्चात ट्यूमर निर्माण को विपरीत करता है, टीआई प्लाज्मोडियम कहलाता है। यह जीन अभिव्यक्ति में भाग का भी कार्य करता है। पादपों में जीन स्थान हेतु सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाला जीवाणु हो। पादपों में जीन स्थान हेतु सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाला जीवाणु कौन सा है? एगोबैक्टीरियम। कौन सा है? एगोबैक्टीरियम। तो हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले एग्जाम इम्पोर्टेंट इसी तरह के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वे क्या, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अधिकतर रिपीट होते हैं और हमें अपना स्तर पता चलता है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। धन्यवाद।